नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे। ये सीरीज के हमारे 8 टेस्ट हो चुके हैं, ये 9वां टेस्ट चल रहा है और इस टेस्ट के हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 है, फिर 5 पे देखना और चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। ये टेस्ट हमारा 50 हो चुका है, 51 क्वेश्चन हमें करना था। तो चलो पहला प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न कहाँ, इधर रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution of India provides for a parliamentary form of government both at the center and in the states। ठीक है, तो दोनों पे होता है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्योंकि लोग चुनते हैं सरकार, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग अलग होता है। तो ठीक है, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, वेस्टमिंस्टर शहर है ब्रिटेन में, उसके नाम पे ही पड़ा था। जैसे कि हमने ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से बोरो की हैं तो उसके नाम पे ही ये वेस्टमिंस्टर कहते हैं इसको, तो ये भी ठीक है। लक्ष्मीकांत में भी दिया ये। The bicameral legislature is an essential feature of parliamentary form of government। bicameral जरूरी नहीं है कि bicameral हो ऐसा। तो क्या पूछा इसने, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर नॉट करेक्ट पूछा इसने। नॉट करेक्ट मतलब ये तीसरा गलत है, तो पहला दूसरा सही, हमारा इसका आंसर बी होना चाहिए। देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है ये काफी, इस पे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। देख लेते हैं फिर भी थोड़ा सा आंसर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। 51 का बी ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म, दोनों लेवल पे होता है, स्टेट और सेंटर दोनों के लेवल पे होता है। आर्टिकल 75 और 74 सेंटर पे डील करते हैं और आर्टिकल 163 और 64 उस पे स्टेट के लिए डील करते हैं, तुम्हें पता ही है। और इसको फॉलो करता है ज़्यादातर देश, जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जापान, कनाडा, भारत, इसमें बड़े देश हैं। और वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। और बाइक कैमरलिज्म दो जो हाउस होती है वो ज़रूरी इसका फीचर नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसका फीचर नहीं है, नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक सेकंड, कुछ एक्स्ट्रा दिया क्या इसमें, तो तीसरा नॉट करेक्ट है, तो हमें पता है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर ऑफ ए स्टेट। स्टेट होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस कल्चरल बिलीव्स, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी स्टेट बन सकता है। सोवरेनिटी बिल्कुल होनी चाहिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो एक जैसे अगर हम एंशियंट हिस्ट्री से ही लें तो पहले जन होता है, फिर जनपद के जहाँ पैर पड़ जाते हैं उसको जनपद कहते हैं। तो पहले लोग हैं, फिर उसके बाद उसका टेरिटरी है, टेरिटरी के बाद उसकी एक संप्रभुता होगी जो कि सोवरेनिटी हम कहेंगे, फिर उसको शासन करने वाला एक सरकार होगी। कल्चरल बिलीफ सेम होना जरूरी ऐसा नहीं है कुछ, तो इसको अगर हम एलिमिनेट करें सेकंड को तो ये काट देंगे, ये काट देंगे। 1, 3 एंड 4 एक ऑप्शन में है तो ये सी लगा देंगे हम, इसका आंसर सी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 52 का सी ठीक है। द स्टेट, अब ये इंडिपेंडेंट होता है, सोवरेन होता है, ये सब हमें पता है, बिल्कुल डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम, इतना टाइम नहीं है। टेरिटरी होनी चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। कल्चरल बिलीफ सेम होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो जैसे कि भारत में ही देख सकते हैं, बहुत जगह अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन फिर भी एज ए नेशन स्टेट भारत एग्जिस्ट तो करता ही है। जैसे यहाँ पे देखो अच्छी बात लिखी है, स्टेट इज नॉट इक्वल टू नेशन। जैसे कि हर नेशन स्टेट नहीं है, जैसे कुर्द हो गए, जैसे कि टर्की के पास में ट्रोमा, फलस्तीन वगैरह हो गए। नेशन स्टेट क्या होता है, आइडिया ऑफ होमोजीनियस नेशन गवर्न बाय इट्स ऑन सोवरेन स्टेट। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। With reference to high altitude pseudo satellite vehicle HAPS, consider the following statement। देखो ये बनाया था कुछ टाइम पहले, एक जैसे मान लो कि हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है ना, यूएवी, ये एक्चुअली सैटेलाइट नहीं है, इसलिए इसका नाम ही स्यूडो है, क्योंकि ये एक्चुअल में यूएवी है और काफ़ी हाइट पे ये उड़ता है, और सैटेलाइट का जो काम होता है वही ये करता है, लेकिन एक्चुअल में ये यूएवी है। तो उसको डेवलप किया था शायद किसी लेबोरेटरी में हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, लेकिन पढ़ते हैं बाकी इसमें क्या दिया है। लेकिन ये याद रखना कि ये एक्चुअल में सैटेलाइट नहीं है, स्यूडो लिखा है ना ये, तो ये यूएवी है, जैसे ड्रोन वगैरह होते हैं। इट इज़ अ सोलर पावर्ड स्यूडो सैटेलाइट, बिल्कुल ठीक है, ये सोलर पावर्ड है, इसलिए ये काफ़ी टाइम तक हवा में उड़ भी सकता है, और ये इसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, अच्छा है ये। इसको भारतीय सेना भी ट्राई कर रही है यूज़ करने के लिए, अगर संभव हो पाए तो। इट कैन रिमेन इन एयर फॉर मंथ्स, बिल्कुल ठीक है। इट कैन हेल्प इंडियन बॉर्डर सर्विलेंस एंड प्रोवाइड मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन रिमोट एरिया, ये भी ठीक है। मैंने बताया ये आर्मी वगैरह यूज़ करने का प्लान बना रहे हैं, इसका कोई ट्रायल टेस्टिंग भी हुआ था कहीं पे। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, ऑल 3। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 53 का सी, देखो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, जैसे कि हम देखते हैं ना जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं
उसका कमर्शियल प्लेन का हाइट होता है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ता है, और ये उड़ता है लगभग आपका कह लें तो 60, इधर कितना लिखा है इसमें 65,000 फीट्स, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल ट्रिपल कह सकते हैं, उतने पे उड़ रहा है ये। तो ये सैटेलाइट का काम कर सकता है, और CSIR इसको डेवलप करने में रिसर्च इसका कर रहा है। NL देखो, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। और स्यूडो सैटेलाइट इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये सैटेलाइट नहीं है, स्यूडो वहाँ पे लगाते हैं जो कि एक्चुअल नहीं होता, कुछ और चीज़ होती है और उसका नाम रख देते हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकता है क्योंकि ये बैटरी से सोलर से चार्ज हो रहा है। वाइड एरिया कवरेज, क्योंकि ऊंचाई पे है तो वाइड एरिया कवर करेगा ही। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोलर पावर, नियर जियो स्टेशनरी, फ्लेक्सिबल पेलोड, मतलब पेलोड को चेंज भी कर सकते हैं। जियो स्टेशनरी मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना, एक सन सिंक्रोनस होता है, जियो सिंक्रोनस होता है, तो उसका ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी वाला ही। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो भारत में अब नहीं रह रहे हैं, उनकी पुश्तें पहले भारत में रही होंगी, वो बाहर विदेशों में जाके बस गए हैं, तो इनके लिए भारत सरकार ने बनाया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले होते थे केवल OCI, लेकिन अब उसको OCI कार्ड होल्डर कर दिया नाम। तो इनके बहुत सारे कंडीशन होते हैं कि अगर उसको ये फुलफिल नहीं करते तो इनका कार्ड कैंसिल कर देती है भारत सरकार। देखते हैं क्या दिया इसमें, इफ विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन OCI कार्ड होल्डर हैव बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 years। हाँ, अगर 2 साल से ज़्यादा इनको कैद की सज़ा होती है किसी देश में कार्ड लेने के बाद, तो भारत इनका कार्ड कैंसिल कर सकता है भारत सरकार, तो ये बात सही है। If the marriage of an OCI card holder has not been dissolved, but during the subsistence of such marriage he has solemnized marriage with any other person। हाँ, ये भी होता है, अगर एक किसी के साथ शादी में है, अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है और दूसरी शादी होती है तो भी मामला फंस जाता है, ऐसे में भी कैंसिल कर सकती है सरकार। इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ भी अगर आप कुछ कार्य ऐसे करते हैं तो भी आपको OCI कार्ड कैंसिल हो जाएगा, इसको ऑल 3 हो जाएगा। ये सिटीजनशिप वाले चैप्टर में 6 से 15 तक जो आर्टिकल आते हैं उसमें, सॉरी 6 से 11 तक, इसमें 54 का सी, ठीक है। अब ये 2015 में सरकार लेके आई थी, जो भी भारत में वर्तमान NDA सरकार है, इनकी टाइम पे ही आया है, और इसके कई सारे होते हैं कारण, इतने सारे दे रखे हैं कि कब कब ये कैंसिल कर सकते हैं, एक बार देख लेना पॉज करके। और इसमें देखो 5 साल का, 2 साल से ज़्यादा अगर कैद होती है तो भी कैंसिल कर देंगे। मैरिज ओवरसीज सिटीजन का होता है कार्ड होल्डर का, और वो डिजोल्व नहीं होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, और तब भी आप दूसरी शादी कर लेते हैं तब भी हो जाएगा। ये 3 पॉइंट लिखा है ना, तीनों एक ही है, इन्होंने अलग अलग कर दिया, पता नहीं कैसे। अगले प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, with reference to the national multidimensional poverty index, consider the following statement. It has been published by the Ministry of Social Justice in collaboration with the UNDP। UNDP देखो वो वाला करता है जो ग्लोबल होता है ना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको ये नेशनल की बात करे तो नेशनल को करता है नीति आयोग, तो ये बात तो गलत है। द इंडेक्स इज पब्लिश एनुअली टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। एनुअली भी नहीं आता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है, जब नीति आयोग को लगता है कि करना चाहिए, जब स्थिति बतानी होती है तब करते हैं अपने हिसाब से, तो एनुअली भी नहीं है ये, नहीं तो वरना हर साल ही आता। The NMPI is also based on the same 10 original indicators of the global MPI। देखो ग्लोबल MPI के 10 इंडिकेटर्स होते हैं, उसको भी हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है आपका हेल्थ, और दूसरा होता है एजुकेशन होता है, और तीसरा एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हेल्थ में आता है 2 और उसके सब कैटेगरी होते हैं, टोटल 10 होता है मैं बता रहा हूँ, और 3 ब्रॉड कैटेगरी होती है, उसको भी सब डिवीजन करते हैं। हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आता है, एजुकेशन में आता है ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस कितना रहा लोगों का, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 चीज़ें आती है, जैसे कि कुकिंग फ्यूल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग हो गया, और एसेट्स होते हैं उसमें कुछ, और इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये 10 चीज़ें होती हैं ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में, लेकिन भारत में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ा दी, क्योंकि भारत सरकार ने आपको याद हो, भारत सरकार ने चलाया था जनधन अकाउंट का स्कीम, उसके बाद से इन्होंने बैंक अकाउंट किसके किसके पास है वो जोड़ दिया था, और मेंटल हेल्थ क्राइसिस भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए मेंटल हेल्थ भी जोड़ दिया था। भारत में टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं NMPI के, तो ये बात भी गलत है। बिहार इज द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया एज पर द लेटेस्ट एमपीआई रिपोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी है। और तो इसका कितना, कौन सा सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा ही सही है, तो ओनली 1 हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का है, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट नहीं जानना हमें, हर साल हमेशा तो ये बदलता रहता है, ये देख लो कि 28.8 लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भाषण में कहते भी रहते हैं,
और नीति आयोग देखता है ये इंडिया वाला, और जो दुनिया वाला है ग्लोबल वाला उसको यूएनडीपी करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलके। और देखो जो भी एसडीजी वाले काम है ना, जो 17 एसडीजी गोल्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए जितने सारे काम है, ये ट्रिक बता रहा हूँ वैसे याद करने के लिए, ज़्यादातर नीति आयोग ही देखता है भारत में। तो अगर हमें नहीं भी पता होता तो ये पता है कि गरीबी कम करने वाला है तो एसडीजी का एक टारगेट है, तो हम सोच सकते थे कि नीति आयोग करता होगा, तो एक ऑप्शन में से हटा देते। और ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है ये बात, ठीक है। द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें जो मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐड की थी वही लिखा होगा यहाँ पे। देखो पहले 10 जो पहले ग्लोबल वाला है उसको रिटेन किया है, और 2 चीज़ें इसमें 2 इंडिकेटर्स ऐड किया, मेंटल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ है ये, और बैंक अकाउंट। मेंटल हेल्थ पे भी भारत सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करे, अभी पिछले साल ही कोई समिट भी हुआ था। मैटरनल हेल्थ की बात यहाँ पे करते हैं, ये मैंने मेंटल बोल दिया था शायद वहाँ पे। तो मैटरनल हेल्थ मतलब वही शिशु मातृत्व दर जो भारत में ज़्यादा रहता था पहले, अब थोड़ा कम हो गया, और बैंक अकाउंट का जनधन से रिलेट कर ही सकते हैं। और एज पर द लेटेस्ट एमपीआई रिपोर्ट बिहार हाईएस्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कुडावोले सिस्टम। देखो ये कुडावोले सिस्टम पिछले साल जब चुनाव था भारत में, उस टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में था, और न्यूज़ में इसलिए ही था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था एक अपने भाषण में कि तमिलनाडु में उत्तर मेरू करके एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें भारत में सबसे पहली बार वोटिंग का उल्लेख मिलता है। वोटिंग मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, तो उसके बारे में ये था। कुडावोले सिस्टम चोलास के टाइम पे होता था, एक वोटिंग पैटर्न होता था कि अपने लोगों को खुद ये चुनते थे लोग, तो काफ़ी बिल्कुल डिस्क्राइब्ड है वहाँ पे उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन में, तो उसके बारे में है ये। पिछले साल ये न्यूज़ में था, इस साल का तो नहीं, तो इन्होंने वहाँ से उठाया होगा मुझे लगता है। इट्स एन एंशिएंट इरिगेशन टेक्निक यूज्ड इन सदर्न इंडिया, ये नहीं है। इट्स ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इलेक्टिंग विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इलेक्शन की बात करें ना तो यही हो सकता है। इट्स ए फेस्टिवल नहीं है ये। इट इज़ ए मिडीवल सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी नहीं है। विजयनगर और एम्पायर तो बिल्कुल नहीं है, चोलास के टाइम पे होता था ये। और इसका उल्लेख मिलता है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, और इसके बारे में कई बार 2-3 बार प्रधानमंत्री जी बात कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अलग से भी देख लेना चाहो तो इसका आंसर बी होना चाहिए, 56 का बी। देखो यहाँ पे इन्होंने मैप बना के बताया है वो पॉवर्टी वाला, बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश। 56 का हमने बी ही लगाया शायद। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, अच्छा इसका कॉन्टेक्स्ट इन्होंने ये दिया है कि रिपब्लिक डे पे उनका टेबलो होता है जो तमिलनाडु का, उसमें दिखाया होगा इसको। लेकिन इसका उन्होंने उल्लेख किया था अपने किसी इलेक्शन रैली में भी, चाहो तो देख लेना, क्रॉस वेरीफाई करना हो तो। और इसका उल्लेख वहीं पे मिलता है, देखो यहाँ पे दिया ना उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, उसमें पूरा बकायदे एक्सप्लेन किया कि कैसे इलेक्शन होता था। इसमें यही होता था कि अलग अलग वार्ड बटे होते थे, लोग उसमें से आते थे, इकट्ठा होते थे, उनके नाम की पर्ची बनेगी पत्ते पे लिख के, और वो डब्बे में डाल देंगे, कोई छोटा बच्चा आएगा उसको निकालेगा, उसमें से जिस वार्ड का जिसका नाम निकलेगा वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद ऐसे ही सभी लोग का 30 वार्ड का करेंगे, 30 मेंबर बन जाएंगे इनके, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है ना, जैसे भारत में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बता रखा है कि ये एलिजिबल नहीं है, तो उस टाइम पे भी बहुत सी चीज़ें होती थी कि जो एलिजिबल वही होगा जिसको वेदास आएंगे, मंत्र आएगा, उसके बाद वैली लैंड होना चाहिए, और भी कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे कि वो थीव्स ना हो, ड्रंकर्ड्स ना हो, किसी को परेशान ना किया, ऐसे मतलब काफ़ी एलेबोरेट है ये, तो जानना चाहिए सबको ये, तभी तो कहते थे भारत लोकतंत्र की जननी है। 2 जगहों का नाम आता है, एक उत्तर मेरू वाला आता है और एक दूसरा वो वाला आता है लिच्छवी रिपब्लिक्स का, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, ऐसे वगैरह में भी काम करेगा इसको लिखने में। अगला प्रश्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ रिसेंटली लॉन्च मनहित एक्ट। देखो मनहित, ये फिर से मेंटल वाली बात है, मनहित ना, मन का हित, तो जब मन का हित होता है तो इसको हेल्थ मिनिस्ट्री लेके आई थी। जो ज़्यादातर भारत में दिक्कतें बढ़ रही हैं, लोगों का मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसलिए ये लेके आई थी हेल्थ मिनिस्ट्री। ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। इट हेल्प इन ट्रैकिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज ऑन द रियल टाइम, इसका तो कुछ अलग है, ये नहीं है। लेकिन इट असिस्ट इन मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, ये हो सकता है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टू फार्मेसी, ये गलत है। इट अलाउज फिलिंग ऑफ द मेंटल हरासमेंट केसेस इन वर्क प्लेस, ये नहीं है। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग का है, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री लेके आती, शायद जेपी नड्डा के टाइम पे, अभी आया कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले मतलब साल भर हो गया होगा। तो इसका आंसर 57 का सी होना चाहिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन, विजन ने इसको कवर किया अपने मैगजीन में भी। 51 सेकेंड यार, कुछ गलत हुआ क्या, 57 का सी लगाया हमने, नहीं बी लगाया, ठीक है।
मेंटल हेल्थ वही वाला यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लेके आई थी, मन ही था, इसको मन का ही था, ऐसे करके ब्रेक करके याद कर लेना। और मेंटल हेल्थ की समस्या भारत में बढ़ ही रही है, उसलिए लेके आए, बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसे याद कर लेना मन की बात तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट तो होता है, लेकिन पहले उसको लोकसभा मतलब पार्लियामेंट से पास कराना होगा रेजोल्यूशन, उसके बाद ही होगा। देखते हैं आगे। The resolution for the removal of the high court judge must be passed by special majority from each of, हाँ दोनों हाउस से 2/3 से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना था, ये सही है। और ये पहला देखते हैं अभी। The only ground for the removal of the judge are proven misbehavior और incapacity, हाँ ये भी ठीक है। देखो एक होता है ना वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ग्राउंड होता है रिमूवल का, तो लेकिन वो जजेस के लिए नहीं होता, वो नेताओं के लिए होता है ज़्यादातर जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। तो ये जजेस के लिए सही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ये बात सही है। और पहला भी सही है, क्योंकि अगर संसद पास करके भेजती है रेजोल्यूशन तो फाइनल तो वर्डिक्ट प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ही तो ऑर्डर निकालेंगे, तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर 1 2 3 ही हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का डी आंसर दिया, 1 2 3 तीनों से। तो इसमें क्या पढ़े, हम पहले कर चुके। इसके लिए देखो ये हुआ कैसे था, जजेज इंक्वायरी एक 1968 में आया था, तो उसमें पूरा बकायदा प्रोसेस इसका लिख रखा है कि कैसे किसको डिस्क्वालीफाई करना है। और इसमें 100 मेंबर की समिति चाहिए होती है रेजोल्यूशन लाने के लिए लोकसभा के, और अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 मेंबर की समिति चाहिए होती है। और बाकी फिर कमेटी बनेगी, कमेटी में कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे, और डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट होंगे, हाई कोर्ट की बात हो रही है वैसे। तो उसके बाद फिर ये जो अपना सजेशन देंगे, फिर वो जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसको पास करेगी रेजोल्यूशन, फिर राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति पास कर देगा तो जज हट जाएगा। लेकिन आज तक स्वतंत्र भारत में आज तक कोई भी जज को इम्पीच या रिमूव नहीं किया गया। अगला प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स वाज प्राइमरीली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट लॉज रिगार्डिंग रिलेटेड एग्रेरियन एंड लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। देखो जो भारत में सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट होता है ना, जिसको हमेशा आज के टाइम पे सरकार बोलती रहती है कि पहला अमेंडमेंट कर दिया, पहला अमेंडमेंट कर दिया, फिर शेड्यूल 9 बनाया था इन लोगों ने, उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, तो वो पहला अमेंडमेंट एक्ट था। इसको जो बहुत ज़मीन सरकार किसी का ले सकती है उसको फंडामेंटल राइट से निकालने के लिए उस टाइम पे बहुत कार्यक्रम हुए थे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ये काम हुआ था कि एग्रेरियन और लैंड रिफॉर्म्स को बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यू से, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट था ना, 31C शायद है, तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर 300A बना दिया था उसको, तो लोग सुप्रीम कोर्ट ना चले जाए फंडामेंटल राइट बोल बोल के, तो इसलिए इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने के लिए पहला अमेंडमेंट लेके आई थी सरकार। आंसर देखते हैं इसका, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। 59 का ये ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक 1951 में आया था, आर्टिकल 31B, अच्छा बी होगा, मैंने सी कहा था, 31B में है ये। और फिर इसको 300A कर दिया था वो, कि किसी की प्रॉपर्टी लेने से ले तो सकती है सरकार, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा लोगों का, और 9th शेड्यूल में इसको डाला है, ठीक है। और जमींदारी सिस्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा था, तो जमीन का बंटवारा करना था, तो इसलिए सरकार को ये करना ही था। अगला प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60th, ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह was recently celebrated on occasion of which of the following। ये तो पता नहीं, करंट का क्वेश्चन होगा, देखते हैं। The birth centenary of Kumar Gandharva, no idea। The 150th birth anniversary of Sri Aurobindo। The 200th birth anniversary of महर्षि दयानंद सरस्वती। देखो महर्षि दयानंद सरस्वती का अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही इनका जन्मदिन था, क्योंकि मैंने देखा था सभी लोग ट्वीट कर रहे थे इनके विषय में। तो और इस साल इनका 201वां जन्मदिन था, ये भी लिख रहे थे लोग। तो अगर पिछले साल करंट अफेयर से उठाया होगा इन्होंने तो ये सही हो सकता है, मुझे पक्का श्योर नहीं है, लेकिन इस साल क्योंकि 201 था तो पिछले साल 200 रहा होगा। और ये क्योंकि इन्होंने करंट अफेयर पीछे से उठाया है तो मे भी ये सही हो, मुझे पक्का नहीं है, देख लेते हैं आंसर इसका। 60th, और ये क्या है, 25th फाउंडिंग ईयर ऑफ रामकृष्ण मठ। नहीं ये गलत है, रामकृष्ण मठ काफ़ी पहले बन गया था, तो ये तो नहीं होगा। सी लग रहा है मुझे, देखते हैं आंसर इसका। 60th का सी, हाँ ठीक है, 60th का सी। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती में पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। आर्य समाज, ये गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था, 1875 में इन्होंने आर्य समाज बनाया था, और इनका एक बुक भी आता था, ये रहा सत्यार्थ प्रकाश करके। और ये काफ़ी अपोज करते थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के। फिर चाइल्ड मैरिज वो इसके खिलाफ एक्ट भी आया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न करते हैं।
ये वेदों में मानते थे, इतना याद रखना, गो बैक टू वेदास ये लोग कहते थे। अगला प्रश्न, concept of asymmetric federalism has been adopted by the Indian constitution. Which feature of the Indian federal arrangement highlight the concept of the asymmetric federalism? मतलब आपस में राज्यों के साथ जैसे अलग अलग भेदभाव कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ, तो उसको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कह सकते हैं। जैसे किसी राज्य को फेवर कर रहे हो, किसी राज्य को नहीं अच्छा कर रहे हो, ऐसा अगर हो रहा हो तो उसको एसिमेट्रिक कह सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी, ये तो एसिमेट्रिक नहीं है, तो अच्छी बात है। बाइक्रैमरलिज्म एट सेंटर, ये भी नहीं है, मतलब ये भी कोई एसिमेट्री नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये भी एसिमेट्री नहीं है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये कह सकते हैं। जैसे कि कश्मीर के लिए 370 लगा रखा था, तो वो एक तरीके का एसिमेट्री था देश के लिए। जैसे 371 में है, बहुत सारे राज्य हैं तो ट्राइबल्स के लिए वो तो, लेकिन अगर देखना चाहें स्टेट्स के बेसिस पे तो वो एक तरीके से एसिमेट्री है, तो स्पेशल प्रोविजन है कुछ राज्यों के लिए, तो इसको मान सकते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। 61 का आंसर डी होना चाहिए, देखते हैं। 61 का डी बिल्कुल ठीक है। अब पूरा तो एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया, कुछ कुछ था। तो जो अगर राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं किसी बेसिस पे, तो उसको हम थियोरेटिकली एसिमेट्रिक फेडरलिज्म मान सकते हैं। बस ठीक है, इतनी कहानी है। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। Consider the following statement regarding DPSP enshrined in the Part 4th of the Indian Constitution. DPSPs were inspired by the instrument of instructions included in the Government of India Act 1935. बिल्कुल ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते थे, वहीं से इंस्पायर हुआ था DPSP, तो ये सही है। देखते हैं, द टर्म स्टेट हैज अ नैरोअर मीनिंग व्हेन कंसीडरिंग DPSP देन इट्स मीनिंग अंडर फंडामेंटल राइट। देखो DPSP का स्टेट बताता है आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 बताता है फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की भावना, लेकिन दोनों में स्टेट की जो भावना है मतलब मीनिंग है सेम है, तो ये बात गलत है, कोई नैरो और ब्रॉड नहीं है। द प्रोविजन मेंशन अंडर द DPSPs आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स, बिल्कुल ठीक है। DPSP के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली एनफोर्स नहीं होते, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही, तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो अब इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं क्योंकि हम कई सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और रिपीटेशन बहुत हो रहा है। 60 सेकंड का भी देखो, DPSP के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आर्टिकल 36 से 51 होता है, और पहला ही आर्टिकल जो 36 है वही स्टेट बताता है, और जहाँ से फंडामेंटल राइट शुरू होता है 12 से 32 तक, तो वहाँ पे 12वां आर्टिकल जो होता है वो हमारा स्टेट बताता है, और इसको लिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से मैंने बताई, और 36 पार्ट 4 का है, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 को यहाँ पे दिया। इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें, और DPSP लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। और DPSP को लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, भी याद रखना। 63 विद रेफरेंस टू ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यार ये रिपोर्ट का तो अलग ही चक्कर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूचर अर्थ वाले ही करते हैं, हाँ इसको, ये सही है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, इट मॉनिटर्स ऑल ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबली। देखो ऑल ग्रीन हाउस गैसेज कोई मॉनिटर नहीं करता है, इसका मेन टारगेट होता है, इसको याद करने का तरीका है MNC करके। M से हो गया मीथेन, N से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, C से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्यूचर अर्थ, ऐसे मान लो कि कोई फ्यूचरिस्टिक कंपनी है भारत में MNC, उसका काम यही है कि 3 गैसेज को मॉनिटर करना है। तो ऑल गैसेज नहीं, ऑल लिख दिया, इसलिए यहीं पर डाउट आ जाना चाहिए आपको, तो क्योंकि वैसे लिखता नहीं, अगर गलत ना होता तो इसको काट देंगे हम, पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा इसका। और वही है 3 गैसेज मेन, देख लेते हैं। और इसलिए ये 3 पे फोकस करते हैं ना, क्योंकि इनको यही मानते हैं कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, और भी छोटे मोटे गैस तो हैं लेकिन ज़्यादा मेजर यही कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते क्या दिए, 63 का ये होना चाहिए, ये है, ठीक है। अब इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, कोई इससे में मतलब नहीं है, पुराना है ये, तो ये देख लो बस कि इसको रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। इसका रिसर्च पार्टनर वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, और इसका नाम ये है फ्यूचर अर्थ, इसको लेके आता है। और इनके मेन जो गैस मॉनिटर करते हैं 3 है, वो CO2 है और मीथेन है, NO2। तो MNC से याद हो जाएगा, MNC मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न करते हैं, इन विच स्टेट पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। देखो पक्के रिजर्व तो है अरुणाचल में, पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। देखो 2 टाइप के हॉर्नबिल फेस्टिवल होते हैं, एक तो हॉर्नबिल होता है स्टेट फेस्टिवल है नागालैंड का, लेकिन जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपका अरुणाचल में होता है, क्योंकि वहाँ पे पक्के रिजर्व है ना वहाँ पे, तो इसका आंसर अरुणाचल ही होगा। पहले झटके में कोई देखेगा तो उसको नागालैंड लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ हॉर्नबिल रहेगा तब नागालैंड लगाना है, ये पूरा नाम रहेगा तो अरुणाचल लगाना है।
आंसर इसका 64th का आंसर है, ठीक है। पक्के पक्का हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल है अरुणाचल का, वैसे ही हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसका नागालैंड का, और ये काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें जानवरों का एक होता है मुकुट जैसा कुछ पहनते हैं, मतलब देख लेना यूट्यूब पे वीडियो हुआ। तो ये पहली बार हुआ था सन 2015 में, और फेस्टिवल का थीम था पिछले साल डोमो दुमोतो पागा हम दुमोतो, ठीक है। इसको पढ़ लेना ये क्या लिखा है। इसका मतलब ये होगा लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन, मतलब ये चिड़िया होती है हॉर्नबिल, ये जीवित रहे। निशी ट्राइब इनका, निशी एक ट्राइब होती है वहाँ की, और निशी भाषा भी है वहाँ की, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व देखो अरुणाचल में है, तो वहीं पे होता है। फिर नाम में अगर पक्के दिखा था तभी हमें पक्का हो जाना चाहिए कि अरुणाचल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न करते हैं। Which of the following statement is not correct with respect to Chartered Act of 1813? The act opened the trade in tea and trade with China to all British merchants by abolishing monopoly of East India Company. देखो 13 में इन्होंने मोनोपोली रखी थी चाइना और टी के साथ, तो यहाँ पे ओपन रखा है ना, बाकी चीज के लिए तो खोल दिया था, लेकिन टी और ट्रेड विद चाइना और टी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रखी थी, तो ये बात उल्टा लिखा इन्होंने, गलत है ये। अच्छा नॉट पूछा ना, ठीक है देखते हैं। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल, ये सही है। इसके बाद ही फिर 1 लाख रुपए लगभग दिए थे इन्होंने, तो राजा राम मोहन रॉय ने वहाँ पे खोला था द हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। तो ये लोग आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया था, फिर पैसे भी दिए थे इन्होंने अपने लोगों को पढ़ाने के लिए। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज, हाँ ये ठीक है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और टैक्सेशन की बात भी शायद थी इसमें, क्योंकि 1 लाख रुपए इन्होंने पढ़ाई वगैरह के लिए दी, इसमें बहुत सारे कंडीशन थे, तो ये तो सही है। पूछा गया इसने भी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कोई एक ही ऑप्शन हमें चुनना है ना, इसका ऑप्शन तो है नहीं, एक ही ऑप्शन हमें चुनना है, हाँ ठीक है। तो इसका देखो पहला वाला ही गलत है, क्योंकि ट्रेड के लिए इन्होंने ओपन तो किया था सबके लिए, लेकिन जो चाय और टी था उस पर मोनोपोली रखा था इन्होंने, टी और चाइना के साथ ट्रेड को मोनोपोली रखा था ईआईसी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो ये बात गलत है, उल्टा लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर 65th का आंसर ए होना चाहिए, 65th का आंसर ए है, ठीक है। अब ये चार्टर्ड एक्ट तो 20 बार हम क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल, लेकिन मोनोपोली रखा था इनका कंपनी का चाइना के साथ, ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया यहाँ पे एनलाइटन करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए। उसके पहले यहाँ पे सभी अज्ञानी थे। तो उसके बाद देखो ये 1 लाख रुपए देते हैं, और यहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने, तो 1 लाख रुपए ज़्यादातर पैसे मिलते हैं राजा राम मोहन रॉय को, फिर वो खोलते हैं द हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, द हिंदू नहीं हिंदू कॉलेज। और ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट इंडिया टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पर्सन, ठीक है। और इनके रेगुलेशन बनाए काउंसिल ऑफ मद्रास बॉम्बे कलकत्ता वे रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब यहाँ की जो काउंसिल अगर कुछ रूल्स बनाती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके पास होगा, ठीक। अगला प्रश्न हम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करके बंद करेंगे इसको। One nation, one election has been often in news recently. News in this context, which of the following state currently conducted their assembly polls concurrently with लोकसभा इलेक्शन? देखो लोकसभा इलेक्शन के साथ भारत में 4-5 राज्य हैं जो साथ साथ पैरेलल इलेक्शन कराते हैं। अरुणाचल कराता है बिल्कुल ठीक है, सिक्किम भी कराते हैं, आंध्र प्रदेश कराते हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जीती जहाँ भाजपा गठबंधन में थी। उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, वो भी लोकसभा के साथ ही हुआ था। सभी राज्यों में, यहाँ पे भी एनडीए जीता था, यहाँ पे भी एनडीए, यहाँ पे भी एनडीए, सभी में एनडीए जीता है, एनडीए भाजपा। और सभी का इलेक्शन साथ में ही हुआ था लोकसभा के साथ में ही, तो इसका आंसर। और वन नेशन वन इलेक्शन डॉक्टर अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति है ना, क्या नाम है उनका, डॉक्टर ने रामनाथ कोविंद जी, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, वो देख रही है वन नेशन इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट्स की हो सकते हैं कि नहीं। तो उसी संदर्भ में क्वेश्चन आंसर इसका डी है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखने की कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि पहले भारत में सब इलेक्शन साथ में ही होते थे। केरला की एक सरकार थी, क्या नाम था उनका, MS नंबूदरीपाद, कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, तो 67 में उस सरकार को गिरा दिया था केंद्र सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। तो उसके बाद ये साइकिल टूट गया था, तो वहाँ पे प्रेजेंट रूल लग गया था। तो 67 ईयर याद रखना, 1967, और ये याद रखना कि 3 बार इलेक्शन लोकसभा के पैरेलली हुए राज्यों के साथ, तो वहाँ से साइकिल टूट गया था। एक्सप्लेनेशन में देखते क्या दिया है, बाकी हम पढ़ेंगे नहीं पूरा, बहुत टाइम जाएगा। 66 का डी सभी राज्यों में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी कर दी इन्होंने, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वही बताया होगा इन्होंने कि चलता था। देखो 67 तक काम सही चल रहा था, फिर वही आता है केरला गवर्नमेंट, यहाँ पे नाम नहीं दिया मुझे लगता है, नाम उनका यही था, मुख्यमंत्री थे उनके MS नंबूदरीपाद करके, कम्युनिस्ट सरकार थी, तो उन्होंने गिरा दिया था सरकार वहाँ पे।
उसके बाद से काम गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। Question number 67. With reference to the Supreme Court judgment on same-sex marriage, consider the following statement. The Supreme Court held that only Parliament can enact law in recognizing and regulating same sexes. नहीं, ये तो स्टेट और राज्य दोनों का ही है, मतलब दोनों का दायित्व है कि शादी से संबंधित कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 245 44 में ये लिस्ट है ना कि कौन किस पे कानून बना सकता है, किसका एक्सटेंट कहाँ तक है। तो ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया था अपने जजमेंट में। The Supreme Court held that the right to marry a person of his or her choice is unqualified. देखो अनक्वालिफाइड राइट वो होते हैं जिसको किसी भी स्थिति में उनको बंद नहीं, मना नहीं किया जा सकता। तो शादी वाले मैटर में सेम सेक्स लीगलाइज नहीं किया भारत सरकार, मतलब कोर्ट ने, तो ये किसी भी स्थिति में जस्टिफाइड नहीं है, तो ये अनक्वालिफाइड राइट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने हेल्ड किया कि अनक्वालिफाइड है, तो ये बात गलत है। इन्होंने इसको नॉन अनक्वालिफाइड राइट बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये भी गलत है। तो इसका 67 का दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए एज फार एज आई नो। अब आंसर देख लीजिए। देखो अनक्वालिफाइड राइट का याद रखना कि इसको किसी भी स्थिति में ऐसे राइट्स जिनको किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वायलेट नहीं किया जा सकता उनको अनक्वालिफाइड कहते हैं। तो ये सेम सेक्स वाला जो मैरिज है उसको वैलिड किया जा सकता है, मतलब नहीं करना है शादी एक सेम सेक्स में, तो वो अनक्वालिफाइड इसलिए नहीं है। अगला देख लेते हैं आंसर इसका 67 का डी होना चाहिए। 67 का डी है। ठीक है, LGBTQRSTUVW जो भी है ये, इसमें वर्डिक्ट आया था 3:2 का, जिसमें कि सरकार कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, ये सरकार के पास एक अधिकार है और राज्यों के पास है, वही इस पर कानून बनाएंगे। स्पेशल मैरिज वही होता है ना, किसी से शादी करने वाला। लेकिन उसके बाद भी ये पढ़ लेना कहानी, उसके बाद में कोर्ट ने बोला कि अनक्वालिफाइड राइट नहीं है, राइट टू मैरी। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्यूरेटिव पिटीशन। देखो क्यूरेटिव पिटीशन का सीधी बात यह है कि सभी जो न्यायिक प्रक्रिया खत्म हो जाए, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचे, बिल्कुल अब मरने वाली स्थिति आ जाए, तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कोई, एकदम लास्ट चांस अपीयर करने का, उसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। और ये पिटीशन हम फाइल कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन के बाद, और ये संविधान के आर्टिकल 137 में मेंशन है। और ये कोर्ट हमेशा नहीं देती है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देती है, जब उनको लगता है कि नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है किसी का, तब जाके ये इसको एंटरटेन ही करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का विवेक का अधिकार रहता है किसको एंटरटेन करना है। पढ़ लेते हैं इसको। इट इज फाइल्ड विद आफ्टर रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन डिसमिस। ठीक है, रिव्यू पिटीशन के बाद इसको करते हैं, वो डिसमिस हो जाए उसके बाद। The curative petition is heard by a different bench that excludes judges who pass judgment after the petition। नहीं, गलत बात है ये, जिसने वो पास की, यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि शायद हमसे पिछले डिसीजन में गलती हो गई होगी, तो इसको हम करेक्ट करना चाहते हैं, तो वही बेंच को ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसी बेंच को दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है किसी और को मिल जाए, लेकिन चांस वही रहता है कि उसी बेंच को ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दे, तो अलग को नहीं देंगे, डिफरेंट बेंच को उसी को देने का प्रयास रहता है। तो पहला आंसर, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, और दूसरा तो गलत लग रहा है। तो देखते इसका आंसर क्या दिया जाए। 68 का आंसर ये है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब क्यूरेटिव पिटीशन मैंने बता दिया, आर्टिकल 137 बताया, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होता है कि किसी जजमेंट को, अपने जजमेंट को रिव्यू कर ले। इन्होंने एग्जांपल देखा यहाँ पे दिया, रूपा हुर्रा और अशोक हुर्रा, ये काफ़ी पॉपुलर केस है, इसके बारे में देख लेना वीडियो। और इसका अगर हम और भी एग्जांपल लेना चाहे तो निर्भया वाला जो केस हुआ था 2012 में, वो दिल्ली रेप वाला केस, उसमें भी वो लोग जो कन्विक्ट्स थे वो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल फांसी से पहले रिव्यू पिटीशन लेके, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। इसका और एक पॉपुलर केस है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी वाले में भी केंद्र सरकार खुद गई थी दोबारा कंपेंसेशन दिलाने के लिए, रिव्यू पिटीशन डाली थी, तो सॉरी क्यूरेटिव पिटीशन, तो वो कुछ हुआ नहीं था उस पर भी। तो ये बात सही है, सही है। दूसरा वाला गलत था ही कि किसी को भी देंगे, नहीं, उसको ही देंगे जो पहले से देख रहा होगा बेंच, उसी बेंच को देंगे। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन यही लास्ट करते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू ई, ये क्वेश्चन देखो ई इंक वाला भी हम पहले कर चुके हैं, पहले या दूसरे टेस्ट में ही था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट यूजेस लेस पावर। ठीक है, देखो जैसे अमेजन का किंडल आता है ना पढ़ने के लिए, तो इसमें बहुत सारे ब्राइट लाइट्स होते हैं, जैसे कि हम लैपटॉप फोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो कई सारे कलर्स होते हैं इसमें। तो जो ई इंक डिस्प्ले होता है ये बहुत ही मोनोटोनस टाइप का कलर होता है, आंखों में कम रोशनी पड़ेगी, सस्ता भी मिलेगा कुछ, और बहुत ज़्यादा इसमें फीचर नहीं होंगे, लेकिन पढ़ने के लिए ठीक पड़ेगा ये। ऐसा हमने पीछे क्वेश्चन किया था। इट डज नॉट एमिट ब्लू लाइट, बिल्कुल सही है। विच कॉजेज आई स्ट्रेन फॉर द यूजर, इसलिए ही बनाया गया था इसको, ई इंक वाला। इट हैज़ ए हाई रिफ्रेश रेट, बिल्कुल गलत है ये, इसका लो रिफ्रेश रेट होता है। हाई रिफ्रेश रेट तो जैसे कि हम टैब
या फिर आईपैड या फिर ये लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं उसमें होता है। तो ये बात गलत है। दूसरा सही है, पहला भी सही है, तो इसका आंसर ओनली बी हो जाएगा, ओनली 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम 69 का बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ है पहले, मुझे ठीक से याद है किसी टेस्ट में था, लेकिन किया है पक्का है ये बात। आराम से पढ़ सकते हैं। आई स्ट्रेन कम होगा, बैटरी लाइफ ज़्यादा होगी, क्योंकि कल देखो अगर हम बैटरी में भी एडवांस फीचर लैपटॉप में भी ऑन करते हैं तो बैटरी ज़्यादा खत्म होती है, अगर वो हम बंद करते हैं तो बैटरी देर तक चलती है, तो ऑब्वियस सी बात है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी। और इसका स्लो रिफ्रेश रेट होगा, मतलब थोड़ा प्रोसेसिंग में भी स्लो हो। अगला प्रश्न हम एक करके बंद कर देंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द शैडो कैबिनेट। देखो शैडो कैबिनेट हमने पीछे भी किसी क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे यही है कि अगर सरकार बन जाती है तो विपक्ष पार्टियां अपना, ये ब्रिटेन में होता है वैसे, तो विपक्षी पार्टियां हर मंत्री के पीछे एक व्यक्ति लगा देंगी, वही उनका शैडो कैबिनेट होगा। और वो देखता रहेगा कि सबके पीछे एक व्यक्ति रहेगा, वो देखता रहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये मंत्री क्या कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के पीछे भी एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होगा। ऑपोजिशन पार्टी को ही ब्रिटेन में जैसे मान लो कह सकते हैं शैडो कैबिनेट, जो कि विपक्ष में बैठती है सरकार के। इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 2 और 4 कैबिनेट। गलत बात है ये, इसको तो किचन कैबिनेट कहते हैं। It is established by the opposition party to counterbalance the ruling cabinet and groom members for the future ministerial position in Britain। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए करते हैं कि इनको दांव पे समझ में आ जाए राजनीति के। It is a committee of ruling party MPs with scrutinizing proposed legislation before it reaches the floor of the lower house। ये गलत है। A group of senior members from the ruling party who assist the prime minister in decision making। ये भी गलत है, ये होगा ब्रिटेन वाला ही है। ब्रिटेन दिख गया तब भी आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ही ये प्रथा है। अभी भारत में भी चल रहा था, माहौल बन रहा था कि ऐसा करना चाहिएगा, लेकिन होगा नहीं भारत में। देखो 70th का भी है, ब्रिटेन की बात लिखा है। एक कहानी रोक के चाहो तो पढ़ लेना। यही होता है कि एक एक मंत्री के पीछे एक व्यक्ति को लगा देते हैं और वो कैबिनेट के पहले ही चलता है बिल्कुल, और वो देखता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। और क्योंकि वो वहाँ पे लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना ब्रिटेन में मिनिस्टर, तो इसलिए देखने का फायदा भी है। भारत में तो ऐसा है नहीं। तो ये सेशन में यहीं पे बंद करते हैं, अगले सेशन में इसको हम खत्म कर देंगे। 30 क्वेश्चन बच रहे हो जाएंगे। अगर सही लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आज थोड़ा जल्दी में था क्योंकि कहीं जाना था, तो इसलिए मैं बहुत स्पीड में कर रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।